एक फाउंडर जो होता है उसको जो फेल प्रोडक्ट उसको बंद करने में बहुत दुख लगता है कि वो कर नहीं पाते, दैट्स अ हार्ड डिसीजन टू टेक। तो ऐसे कुछ मौके आए थे कि जहाँ पे आपने आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट भी की, आपने 1-2 साल काम भी किया और उसको बंद कर दिया हो? बहुत सारे मौके आए हैं एंड बहुत सारी हार्ड यू कैन से डिसीजंस हमने लिए हैं। तो जब आप सर्विस से प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि ऐसा क्या है कि जो सर्विस में मैं नहीं कर सकता, मेरे को प्रोडक्ट में जाना ही पड़ेगा या जाना है? एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट में सक्सेस होना है देन यू हैव टू थिंक 360 डिग्री। आज मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेट्स से अगर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद आप कस्टमर को एक्वायर करते हो एंड उसको एक्टिवेट करते हो इन टर्म्स ऑफ जो उसको कोर वैल्यूज मिले, देन दे विल रिटेन, देन दे विल डू रेवेन्यू, लाइक दे विल अपग्रेड टू प्रीमियम एंड देन दे विल रेफर। टू बी ऑनेस्ट आई ऑलवेज हैप्पी व्हेन लोग मुझे 1 स्टार देते हैं क्योंकि उसने टाइम निकाला है मेरी गलती निकालने के लिए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को 5 स्टार रिव्यू पढ़ने होते हैं, आप बोल रहे हो 1 स्टार रिव्यू पढ़ता हूँ। तो टीम रिटेन करने के लिए उसका क्या मंत्र है आपका, प्लस टीम को मोटिवेट करने के लिए, प्लस टीम के क्या KPIs मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? एक फाउंडर जो होता है राइट, वो इंडिया में बना रहा है, उसको बेचना यूएस में है, ग्लोबल में है। मेजर चैलेंजेस ये होता है कि एज अ फाउंडर हम टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो बना लेते हैं राइट। द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कि उसको मेरे को यूएस में जाके बेचना है, मुझे ग्लोबल बेचना है, तो दैट्स द हार्डेस्ट चैलेंज फॉर देम। तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट टू डू दैट? Before we dive in, you make sure to subscribe our channel so you never miss real story, real challenges, and real execution. Enjoy the experience. Welcome to Let's Do Business. यहाँ पे हम मिलते हैं लोगों से जिनकी स्टोरी हर एक बिजनेसमैन के लिए इंस्पिरेशन है। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट है उन्होंने पूरा डिजिटल एम्पायर बना दिया, जिन्होंने 3 लोगों की टीम से स्टार्ट किया था और आज वो पूरे ग्लोबल में 170 कंट्रीज एंड 2 मिलियन प्लस डिजिटल स्क्रीन पे, यूजरों की स्क्रीन पे छाए हुए हैं। उनकी प्रोडक्ट का नाम सुनते ही जो डिजिटल मार्केटर है उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, गेम चेंजर। उनके जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी इनोवेशन है, दे गेम चेंजर फॉर द ऑल द डिजिटल मार्केटिंग टीम। वो सिर्फ प्रोडक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग के किंग नहीं है, साथ में प्रोडक्टिविटी, टीम डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड उसका जो लॉन्ग टर्म विजन है उनके भी वो किंग है। लेट्स वेलकम द ब्रू मास्टर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, फाउंडर एंड CEO ऑफ ऑप्टिमम ब्रू टेक्नोलॉजी, नीरू वालगिया। नीरू भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो नीरू भाई, हमारी ऑडियंस के लिए जो आपका बैकग्राउंड है, आपने अभी तक जो किया है, क्या एक बार एक्सप्लेन करना चाहोगे? श्योर। सो बेसिकली 2012 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कंप्यूटर का एंड देन आई वेंट टू पुणे फॉर दी जॉब्स एंड मैंने यूएस की कुछ बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी है उनके लिए मोबाइल प्रोडक्ट्स में एज अ लीड में काम करता था। देन आई थॉट कि सूरत में जाके हम लोग क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। सो 2015 में हमने एज अ सर्विस कंपनी स्टार्ट किया एज ऑप्टिमम ब्रू। द नेम इटसेल्फ ऑप्टिमम ब्रू सजेस्ट कि हम लोग जो भी कुछ करते थे वो ऑप्टिमाइज वे से टेक्नोलॉजी को मिक्स करके कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाते थे जिसमें कस्टमर अगर अपनी कंपनी में चलाना चाहे राइट, तो उनको इतना लाइसेंसिंग का कॉस्ट नहीं लगता था। सो दैट वाज द कोर कांसेप्ट फॉर द सर्विस कंपनी। एंड हम लोगों ने कुछ स्टार्टअप से लेके इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज उनके लिए मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाए एज अ सर्विस कंपनी। देन 2018 में हमें ऐसा लगा कि वी नीड टू गो ग्लोबल, जस्ट not to build as services. So we moved our company completely to the product company. So product में we are very passionate about designs and marketing. So we focus on these 2 niche कि हम लोग इसमें क्या innovation कर सकते हैं। So then we started as a product company. हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट थी जिसका आज नाम है डिजाइन फीस, जो पूरा ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस ओनर खुद से डिजाइन्स बना सकता है जो प्रोफेशनल एड्स है राइट। नॉर्मली इट विल चार्ज वेरी हाई अगर आप डिजाइनर लेते हो, मार्केटर लेते हो, बट ये प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अच्छे से डिजाइन बना सकते हो एंड आप मार्केट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट जर्नी फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड। इंटरेस्टिंग। आपने पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, बाद में जॉब की, सर्विस कंपनी स्टार्ट की एंड देन वी वेंट टू इन अ प्रोडक्ट कंपनीज। सो जो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल आई एम श्योर दैट आपका जो रोड मैप बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा। वी विल गो डाउन द लाइन इन दैट। सो बिफोर दैट यू स्टार्टेड द बी, यू डिड अ बी राइट। आपने बी के साथ डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो ये जो आपका थॉट था कि बी करना है, तो वो आपको कैसे आया? सो आप अगर देखोगे तो 2006-7 ऑनवर्ड जब कंप्यूटर का इरा स्टार्ट हुआ बेसिकली,
सो आई वाज वेरी वेरी पेशेंट. मैं खुद से लर्न करता था कंप्यूटर घर पे ही. देन आई थॉट अगर मुझे इतना इंटरेस्ट है तो आई नीड टू डू इंजीनियरिंग ऑन कंप्यूटर ओनली. सो इसलिए मैंने कंप्यूटर चूज किया. साथ में ही ऐसा था कि जैसे आपको 3 इडियट्स पता है राइट, कि रांचो स्क्रू ड्राइवर लेके कहीं पे भी घूमता था, एवरीथिंग वो डिसेंबल करते थे. सो आई वाज लाइक पैशनेट अबाउट कि ये कंप्यूटर्स चलते कैसा है, डब्बा बाहर से लेकिन अंदर क्या है एक्चुअली में. सो आई स्टार्टेड, मेरे पास कॉलेज के अलावा टाइम बचता था राइट, तो एवरी डे आई गो टू 2 hours फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज ऑन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर एक्चुअली में कैसे बनते हैं, सीपीयू को कैसे फिट करता है, देन हाउ यू कनेक्ट रैम्स एंड एवरी मॉड्यूल. सो वो मैंने लर्न किया. साथ में पैशन ऐसा था कि डे 1 से कॉलेज में कि आई वांट टू डू समथिंग माय ओन. सो वही कोर्स का सेकंड फेज था कि मैं कुछ कंप्यूटर बना के सेल करता था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम. ग्रेट. तो जो ये आपका जर्नी था, डेफिनेटली इस जर्नी के टाइम पे जब आप बोल रहे हो कि मैं कंप्यूटर सेल करता था राइट, तो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तब से ही सेट हुआ होगा. तो उस टाइम पे आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी? सो बेसिकली वो सिचुएशन ऐसी थी, अगर आप 2008 ऑनवर्ड्स देखे सूरत में, मैं इंटर्नशिप के लिए रिज्यूम लेके घूमता था, कोई मुझे एंट्री नहीं देता था. इवन मैं कई बार तो वॉचमैन को रिज्यूम लेके आया हुआ कि कोई मिले तो दे देना. सो देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द आईटी पीपल इन द सूरत. सो तब से एक चीज ऐसी थी कि व्हाई वी हैव टू गो आउटसाइड अवर सिटी टू परस्यू अवर करियर, टू बिल्ड समथिंग. सो डे 1 से ऐसा था कि सूरत में मिल के कुछ करना है ऐसा. सो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि उस टाइम पे सूरत के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी थी नहीं. सो आई एम श्योर आपने अतुल लिमिटेड एंड दूसरी जगह पे पुणे में भी जॉब की हुई है. तो जब आपने खुद का बिजनेस करने का स्टार्ट किया, सोचा कि भाई मेरे को खुद का बिजनेस, और सूरत में ही क्यों करना है, बिकॉज आप पुणे में थे, आप पुणे में सेट हो सकते थे, पुणे में स्टार्ट कर सकते, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को सूरत में ही स्टार्ट करना है? सी एक चीज पहले से थी कि जो डायरेक्शन में यू नो वाइन की जो डायरेक्शन है उससे कुछ अपोजिट करोगे तो कुछ और मिलेगा राइट. तो मोस्टली ऐसा फ्लो था. आप 2018 to 12 देखोगे तो एवरी पीपल फ्रॉम द गुजरात वेंट टू इधर हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली टू बिल्ड देयर आईटी करियर. ठीक है, उसी फ्लो में मैं गया था पुणे की मैं अपना बिल्ड वहां पे करियर करूंगा. बट देन आई थॉट कि ये तो सब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा. सो आई थॉट कि एक बार स्टार्ट करते सूरत में, एक रिस्क लेना है सूरत से. नहीं होता है तो पुणे मेरे पास है ही सेकंड चॉइस राइट. सो दैट वाज द कोर मोटो कि अगर सूरत में कर पाए देन दिस इज समथिंग डिफरेंट वी डिड इन द इंडस्ट्री. तो आपने जैसे जब सूरत में स्टार्ट किया राइट, तो क्या आपकी जर्नी बहुत स्मूथ थी या देयर वाज सम स्ट्रगल या रोड ब्लॉक थे? अगर इफ यू कैन हाईलाइट समथिंग, जब 2015 में स्टार्ट किया, सो आपकी जर्नी कैसे रही? फर्स्ट 2-3 इयर्स जर्नी कैसे थी? सो ऐसी कोई भी कंपनी को स्टार्ट होने से सक्सेस होने में 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 इज योर सेल्स राइट, कि आपका कंटिन्यूस सेल्स आना चाहिए आपकी कंपनी में. सेकंड इज कि आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर, कि आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए जिससे आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाओ. सो सूरत में बैठ के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इट वाज वेरी वेरी हार्ड बिकॉज नो वन इन यूएस मार्केट, नो वन heard about the सूरत. So I have to first take care कि मैं उसको पहले स्टोरी बताता था कि सूरत है क्या राइट. मेरा कुछ बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ता था. सेकंड थी टीम. लोगों को ऑब्वियसली है बड़ी ब्रांड के साथ काम करना है, तब स्टार्टअप का कोई कल्चर नहीं था. नो वन वांट टू वर्क विद स्टार्टअप्स. ठीक है, तो स्टार्टअप में किसी को काम करना ही नहीं था बिकॉज दे डोंट सी देयर फ्यूचर. सो दे आर आल्सो राइट. करेक्ट. सो सबसे बड़ा चैलेंज था कि टीम को ऑनबोर्ड करना, लोग अच्छे इंजीनियर्स कंपनी में लेके आना. दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट दैट वी सॉल्व्ड. एंड सेकंड था कि बिग ब्रांड्स के साथ कैसे काम करें एज अ सर्विस कंपनी. सो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस लगे हमें. ग्रेट. आपने 2 चीज बताई, एक एंटरप्राइज के साथ काम करना है, दूसरा जो रिसोर्सेज है उसको कैसे सॉल्व किया जाए. सो दैट्स 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी विल कवर दैट लेटर बिकॉज दैट्स लाइक यू कैन गिव मोर इनसाइट ऑन दैट. बिफोर वी स्टार्ट, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड इन 2015 राइट, आपने एक यूनिक नाम ऑप्टिमम ब्रू करके रखा. तो क्या उस नाम के पीछे कुछ स्टोरी है या आपको कैसे लगा कि नहीं मेरे को ये नाम रखना चाहिए? सो हमें इतना पता था कंपनी स्टार्ट करने से पहले कि वी विल डू समथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल, क्योंकि नॉर्मल सर्विसेज बहुत सारी कंपनीज देती थी. वी डोंट वांट टू कम्पीट विद देम. सो ये चीज मेरे को एंटरप्राइज में काम करके समझ में आया था कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसको रन करने में कंपनी को बहुत कॉस्ट लगता है. जैसे आपने कुछ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन किया तो ईआरपी का सॉफ्टवेयर परचेस करो, उसका कॉस्ट डिफरेंट है. साथ में आपको डेटाबेस भी बाय करना पड़ता था, दैट इज अगेन डिफरेंट कॉस्ट. सो कुछ कस्टमर के मुझे ऐसे इंटरव्यूज मिले थे कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए
बट उसका जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है. सो हमारा यही एक मोटो था कि हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को मिक्स करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए कि जो कस्टमर को एफोर्डेबल हो. इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनकी कंपनी में जाने के बाद वो लॉन्ग टर्म उस सॉल्यूशन पर रन कर पाए. So that was the meaning. Optimum is one of the best. Room is mixing of the technologies. And then you build and give some solution to the customer. ग्रेट. सो आपकी जर्नी में हमने जैसे 3 चीज देखी थी. पहले आपने जॉब की, देन यू ट्रांजिट टू सर्विस बेस्ड कंपनी, देन ट्रांजिट टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो नॉर्मली अगर हम इकोसिस्टम देखें तो देयर आर द लॉट्स ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी जिनको सर्विस से प्रोडक्ट में ट्रांजिशन करना है, राइट? तो जब आप सर्विस से प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि ऐसा क्या है कि जो सर्विस में मैं नहीं कर सकता, मेरे को प्रोडक्ट में जाना ही पड़ेगा या जाना है? ऐसी कौन सी चीज थी आपको जो सर्विस से प्रोडक्ट में लेके जाने के लिए मजबूर कर रही थी? आपका वो थॉट प्रोसेस था? सो सी ऑनेस्टली 2 चीजें थी. एक चीज थी कि मुझे बिग ब्रांड्स के साथ काम करना था. आई डोंट वांट टू जस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स और जब जस्ट मेजर द आवर्स, राइट? आई डोंट बिलीव ऑन दैट. सो डे वन से बहुत क्लियर था कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज यूनिक इन द मार्केट. सो वो एज अ सर्विस में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. इवन दो आई वर्क फॉर द बिग ब्रांड्स, मैं उसका नाम नहीं ले सकता आज क्योंकि वो एनडीए कॉन्ट्रैक्ट्स होता था. हम थर्ड पार्टी वेंडर काम करते थे. सो आई कैन नॉट टेक्स्ट देयर नेम. सो विदाउट नेम आई कैन नॉट ऑनबोर्ड अनदर बिग ब्रांड्स. ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज था मेरे लिए. और दूसरी चीज थी, अगर मुझे ग्लोबली काम करना है देन आई हैव टू रीच अ बिगर ऑडियंस. तो सर्विस में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सूरत में रह के. सो 2 चीजें थी. एक कि मैं स्केल करना, in terms of company scaling, it is very hard to get a big customers, and also to build a big teams in Surat was also hard. So ये 2 चीजों को मैंने सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट्स में हम लोग मूव हुए. एक उसमें खुद का थॉट प्रोसेस होगा. अगर प्रोडक्ट्स बनाएंगे वी विल थिंक अवर ओन कि क्या एक्चुअली में हमें बनाना है, एंड देन वी आर द ओनली रिस्पांसिबल फॉर आवर सक्सेस और फेलियर. करेक्ट. मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं दिया, मेरी सक्सेस उन पे डिपेंडेंट है. इन प्रोडक्ट वी आर द कोर रिस्पांसिबल कि हम लोग क्या बना रहे हैं और हमारा स्किल हम पे निर्भर करता है कि हम कितने तक पहुंच पाएंगे. और आप सूरत में बैठ के ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकते हो. सो इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस. सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो जैसे कि हम आज हमें ऐसा करना है कि मैं एक सर्विस कंपनी चला रहा हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सी फर्स्ट स्टेप इन आवर केस वी आइडेंटिफाइड. सी प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए. कुछ हमारी कैपेबिलिटी में थी, कुछ नहीं थे. जस्ट फॉर एग्जांपल, यू आर आल्सो फ्रॉम द सेम डोमेन, राइट? हमने गेमिंग स्टूडियो स्टार्ट किया था. ऑनेस्टली मैंने मेरी जिंदगी में कभी गेम नहीं खेला है, ना मेरे को फाउंडर ने खेला है. करेक्ट. सो वो 6 महीने चला है, देन वी रियलाइज कि ये हमारा नीश नहीं है, हम लोग गेम्स नहीं बना सकते. तब रियलाइज हुआ कि हम लोग क्या, तब हमने रिवर्स क्वेश्चन किया कि हम क्या कर सकते हैं. सो हम जो प्रोडक्ट्स बनाते थे सर्विस में वो भी कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन की प्रोडक्ट्स थी. सो वी पिक्ड दैट एज अ निश क्योंकि उसमें हमको पता था कि हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमारे पास कस्टमर है, क्योंकि हमारे पास सर्विस के क्लाइंट्स थे जिससे हम पीएमएफ करवा सकते थे, वैलिडेशन करवा सकते थे. सो हमने हमारा निश आइडेंटिफाई किया कि कौन से निश में हम कुछ यूनिक कर सकते हैं. ओके. तो आपने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि जो आपका निश है और आपकी जो एक्सपर्टाइज है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. एग्जैक्टली. विद दैट एक सेंटेंस आपने वो भी बोला कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? रॉकेट सबको बनाना है, लेकिन वो रॉकेट बनाने के लिए आपके पास स्किल और वो डोमेन नॉलेज नहीं है, देन यू कैन नॉट डू. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस डोमेन में एक्सपर्ट हो और उस डोमेन में आप क्या बना सकते हो. एंड प्लस आपका जो टीम है वो टीम क्या कैपेबल है या वो क्या एग्जीक्यूट कर सकती है. दैट्स अ फर्स्ट स्टेप, राइट? या एग्जैक्टली. तो आप क्या बता पाओगे कि आपने जब ये स्टार्ट किया, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोडक्ट? क्या आपका पहला प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल हुआ या यू डिड लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड देन आफ्टर यू आइडेंटिफाई कि अब ये प्रोडक्ट चलेगा, राइट? तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास 10 आइडिया है बट मेरे को कौन सा आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहिए या 10 स्टार्ट कर दूं तो देन इट्स रिसोर्सेस एंड कॉस्ट विल बी हाई, राइट? तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि भाई इस आइडिया पे ही मेरे को काम करना है? सी पहला होता है हमारा निश. जो चीज हम लोग बना रहे हैं दैट is our niche or not. Niche always means for me is like you have a depth level of knowledge as compared to average knowledge. So हमारा पहला था कि डिजाइन एंड मार्केटिंग में हमारे पास एक लेवल का नॉलेज था क्योंकि हमने सर्विस में उसके प्रोडक्ट्स बनाए थे. Correct. तो हमने उसी डायरेक्शन में डिफरेंट आइडियाज पे काम किया. वी ऑलवेज थिंक कि मार्केट में क्या चीजें मैन्युअल हो रही है. ठीक है, हमारा पहला जो प्रोडक्ट था डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन का, जिसमें हम लोग टेम्पलेट्स बनाते थे, लोग एड्स उससे इजीली बनाते थे. वो कुछ कंपनीज
बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रख के मैन्युअली सारी चीजें कर रहे ओके थे, राइट। वी थॉट कि इसको स्केल पे लेके जाना है तो ऑटोमेशन ही चाहिए। सो वी कन्वर्टेड आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, वी कन्वर्टेड फ्यू प्रॉब्लम्स टू दी प्रोडक्ट, फिर हमने उसको डेमो चालू किया। और कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा हुआ कि कस्टमर सामने से बोलने लगा कि वी नीड दैट, तो हमने सारे दूसरे सारे थे उसको साइड कर दिया और उस पर ही फोकस करना चालू किया। क्यों? क्योंकि उसमें कस्टमर की डिमांड थी। सो ऑलवेज वी थिंक प्रोडक्ट मार्केट फिट, कस्टमर की सामने से डिमांड आनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं तो आपको जितना पुश करना पड़ता है ना, इट विल बी, टू बी ऑनेस्ट, इट विल बी हार्ड टू स्केल। So basically आप ऐसा कह सकते हैं कि you started with the 1 or 2 ideas, you go in market, talk with the people, Right. you give the demos, and once you identify कि हाँ लोग बोल रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं Right. पैसा भी दूंगा, इसको यूज भी करूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, Right. then you identify कि इस प्रोडक्ट पे अभी मेरे को कुछ बड़ा करना है, एग्जैक्टली। राइट? ओके, सो आप क्या ऑडियंस के लिए और कुछ बता पाओगे कि आपने कैसे कैसे प्रोडक्ट अभी तक बनाई, उसमें क्या Okay. स्केल था, कौन सी प्रोडक्ट सक्सेस हुई, कौन सी प्रोडक्ट फेल हुई? सो मोर इंटरेस्टिंग इसकी फेल हुई, आपने वो एक फाउंडर जो होता है उसको जो फेल प्रोडक्ट उसको बंद करने में बहुत दुख लगता है कि वो Right, कर नहीं right, पाते, दैट्स अ हार्ड right, डिसीजन टू टेक। right. तो ऐसे कुछ मौके आए थे कि जहां पे आपने आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट भी की, आपने 1-2 साल काम भी किया और उसको बंद कर दिया हो। राइट। सो सी, ऐसे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मौके आए हैं एंड बहुत सारी हार्ड यू कैन से डिसीजंस हमने लिए हैं। सो इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था, हमने एज अ बिजनेस कार्ड से स्टार्ट किया था कि आप अपना बिजनेस कार्ड खुद बना सकते हो। नॉर्मली ऐसा ट्रेंड था, आपको डिजाइनर के पास जाना है, वो आपका बिजनेस कार्ड डिजाइन करेगा और फिर आप प्रिंटिंग करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। सो वी थॉट ओके, इसको ऑटोमेशन कैसे करते हैं, तो हमने बिजनेस कार्ड को ऑटोमेशन किया कि आप सिर्फ अपना कॉन्टेक्स्ट डालो और या बेसिक चीजें चेंज करो, आपका बिजनेस कार्ड इमीडिएटली आपके पास रेडी हो जाएगा। जो 2-3 दिन में चीजें बनती थी, जो हम खुद अपने बिजनेस कार्ड 2-3 दिन में बनाते थे, वो मेरे को 5 मिनट में मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, इट विल बी 5 मिनट्स। करेक्ट। सो वहां से हमने स्टार्ट किया, वो आइडिया चला, लोगों की डिमांड थी, हमने ग्लोबली सेल किया, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया, ग्लोबली सेल किया, बट इट वाज वन टाइम यूजलेस। आज मेरा बिजनेस कार्ड बन गया, अभी मेरे को 2-3 साल नहीं चाहिए और मे बी मोर देन दैट, ठीक है। तो वो आइडिया चला, बट 2-3 साल में पता चला कि इसके ऊपर स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी आइडेंटिफाई कि इसको स्केल नहीं कर सकते, हम और क्या यूज केसेस इसको स्केल कर सकते हैं। इससे हमने दूसरा लाया कि चलो एड्स है, तो एड्स एवरीडे पीपल मेक, ठीक है। ऑन एन एवरेज वीक की एक एड तो बनती है। अगर आप ई कॉमर्स हो, एवरीडे यू बिल्ड न्यू एड्स, राइट। तो हमने एड्स का एक चालू किया कि हम लोग फ्लायर्स बनाए, जो यूएस में एडवर्टाइजमेंट है, करेक्ट। तो वो फ्लायर्स बनाना हमने चालू किया। इट वाज अगेन अ वेरी हिट फॉर अस, वो बहुत अच्छे से चला। देन इट वाज अ मोमेंट कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हुआ कि बिजनेस पे फोकस करना है, बिजनेस कार्ड पे फोकस करना है, वहां पे इनोवेशन करना है कि यहाँ पे करना है, बिकॉज वी हैव वेरी स्मॉल टीम, यू कैन कंसीडर अराउंड 10 पीपल टीम। हमारे पास बैंडविड्थ ही नहीं थी कि 2 प्रोडक्ट्स को पैरेलल चलाए, राइट। सो वी थॉट दैट वाज द फर्स्ट हार्ड मोमेंट, इसको बंद करना है, इवन दो इट इज मेकिंग द रेवेन्यू, वी स्टॉप्ड इट, ओके। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बैंडविड्थ थी। तो मेरे को आई मीन ये वेरी डिफिकल्ट होता है, एक प्रोडक्ट चल रही है, पैसा भी आ रहा है, राइट, तो उसको स्टॉप करना है। तो आपने स्टॉप किया तो ऐसे कौन से पैरामीटर चेक किए कि भाई नहीं अभी ये 2 प्रोडक्ट में से इसको चलाएंगे, इसको नहीं चलाएंगे? हैव यू फॉलोड एनी थॉट प्रोसेस कि इसके पीछे थॉट क्या था कि ये अभी बंद करेंगे, ये चलाएंगे? So every decision we take, either we want to run this product or not, either we want to stop this product or not, we always measure the data. Okay. So in terms of the product, our first KPI is retention, whether customer is retaining for us in terms of 3 months, 1 month, 14 days and 7 days. Correct. इन कौन में से सेगमेंट्स में कस्टमर रिटेन रह रहा है? इट इज अगर मोर देन 3 months ना, then that is the priority one for us. Correct. If it is less than 7 days, let's stop it. Because you can't scale on that. Correct. It's very hard to scale, to be honest, अगर use cases repetitive नहीं है। Correct. So business में ऐसा ही था कि वो 7 days में रिटेन नहीं रह रहा था। It was not 7-day retention. इसलिए हमने उसको वहां से स्टॉप किया। So this is the retention data. Also we check what is the LTV, what is the CAC, right? So all this data we collect in our analytics, and then we take the decision. Okay, we need to stop this and we need to push this. So basically आपने एक प्रोसेसेस बनाई जिसमें वन ऑफ द पैरामीटर वाज दैट कि क्या मेरा कस्टमर इसको रिपीटेडली यूज कर रहा है, राइट, एंड सेकंड क्या मेरा कस्टमर वो यूज करने के लिए वापस 3 मंथ तक, 6 मंथ तक, 9 मंथ तक आ रहा है, सो उसका रिटेंशन कितना मेंटेन हो रहा है, राइट। आई एम श्योर जैसे हम बात करें कि आप सर्विस से प्रोडक्ट में मूव हो गए, राइट, तो
मैंने भी वो बिजनेस किया हुआ है सर्विस एंड देन वी Hmm. मूव टू प्रोडक्ट, तो Right. जो माइंडसेट होता है सर्विस का एंड द प्रोडक्ट का पूरा बहुत डिफरेंट बहुत होता है, राइट? तो आप क्या बता पाओगे कि जो सर्विस का माइंडसेट था उसको प्रोडक्ट के माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने ऐसी कौन सी चीजें की कि जहां से आपको लगा कि नहीं अभी ये प्रोडक्ट के लिए मेरे को ये भी करना पड़ेगा, ये भी सीखना, जैसे आपने एक CAC एंड LTV वर्ड बोल दिया, Right, राइट? right. तो जब हम सर्विस में तो हमको पता नहीं होता है, Hmm. राइट? व्हेन वी मूव इन प्रोडक्ट देन वी नीड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, Right, भाई right. ये कैसे हो रहा है, उसका Right. रिटेंशन क्या, रिटेंशन किसको बोलते हैं, किसे मेजर करना है, CAC कैसे मेजर करना है, LTV कैसे मेजर करना है, Hmm. ये सब लर्निंग है, राइट? Right. तो आपने ये अगर किसी को स्टार्ट करना है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग कि मेरे को ये तो पहले करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट की कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ या प्रोडक्ट में मूव हो सकता हूँ? Hmm. See, एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट में सक्सेस होना है देन यू हैव टू थिंक 360 डिग्री. आज मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेट्स से अगर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद आप कस्टमर को एक्वायर करते हो, देन उसको एक्टिवेट करते हो इन टर्म्स ऑफ कि उसको कोर वैल्यूज मिले, देन दे विल रिटेन, then they will do revenue, like they will upgrade to premium and then they will refer. So हम लोग पूरा 360 डिग्री देखते थे कि ये पूरा जो PLG का फनल है वो क्लियर होता है कि नहीं होता है. So we started with that thoughts कि ये पूरी साइकिल रन होनी चाहिए. इसके लिए जो लर्न करना है, इसके लिए जो प्रोडक्ट्स में इम्प्रोवाइजेशन करना है, सारी चीजें पहले करेंगे. then we will go with the market. then we scale our products. उससे पहले सिर्फ हम कुछ बीटा कस्टमर लेते थे. बीटा कस्टमर के साथ वी टॉक अ लॉट एंड देन सारी चीजें फनल क्लियर होती थी, उसके बाद ही हम लोग स्केल करते हैं. सो आई एम श्योर ये जो आपने पूरी फनल 360 डिग्री बोला, राइट? आप जब सर्विस में थे आपको पता नहीं होगा. Right. सो इफ आई गो बैक अगेन ऑन दैट कि ये जो लर्निंग प्रोसेस थी, तो आपने वो लर्निंग कहाँ से स्टार्ट की? इसके लिए कोई कोर्स किया आपने या कोई मेंटरिंग ली या किसी से सीखा? तो वो जो जर्नी होती है सर्विस टू प्रोडक्ट अगेन, आप उसके लिए कौन से उनको स्टेप लेनी चाहिए कि या कौन सा कोर्स करना चाहिए? सो इफ यू कैन हाईलाइट ऑन दैट. सो डे वन से हमारा ऐसा था, टू बी ऑनेस्ट मैं लकी था कि मेरी जो पास्ट कंपनी थी दे ऑलवेज बिलीव ऑन ट्रेनिंग्स. सो उन्होंने एक कल्चर मेरे में प्री बिल्ड डाला था कि एवरी 3 मंथ और एवरी 6 मंथ यू मस्ट हैव टू टेक वन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स. आइदर आप अपने कोर फील्ड की लो या नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग्स लो. ट्रेनिंग्स एवरी ईयर एवरी सिंगल पर्सन हैज टू डू. सो प्रोडक्ट्स में मूव होने से पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था कि प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, किन्होंने बड़ी प्रोडक्ट्स बनाई है उनके हम लोग इंटरव्यूज देखते थे, उनकी पूरे ब्लॉग्स हम लोग छान मारते थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें वो लोग करते हैं. ठीक है. और हम लोग लेट्स से अगर आप आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, बट हमने जब स्टार्ट किया था हम ऑफिशियली गूगल से लेते थे. गूगल की पूरी मटेरियल्स ओपन सोर्स होती थी. अगर आप उनके पार्टनर्स हो तो आपके लिए एडिशनल मटेरियल्स है. AWS की पूरी अगर आप उनके पार्टनर्स हो तो उनकी ट्रेनिंग्स आपको मिलती है. एप्पल का अगेन वैसा सिस्टम्स है. सो हम लोग जो बिग ब्रांड्स थे जो बड़ी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके जो ट्रेनिंग्स मटेरियल्स है उनको हम पहले पूरा रीड करते थे, अंडरस्टैंडिंग लेते थे, देन हम लोग प्रोडक्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट करते थे. सो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज माय टीम टेक 4 ट्रेनिंग पर ईयर इंक्लूडिंग मी, जो कहीं ना कहीं बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है, आप शायद कभी कभी हम हार्वर्ड के कोर्सेज लेते थे जो ओपन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है. फिर हम लोग अभी मेवन से जो प्रीमियम लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, राइट, उनके जो बड़ी पोजीशन पे जो लोग उनके खुद के कोर्सेज होते थे. आज हम वो टाइप के कोर्सेज करते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली ग्लोबल नॉलेज मिले. सो कोर्सेज आर कंटिन्यूअस. ग्रेट. सो आपके पास वी सीन लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इन पोर्टफोलियो. क्या आप कुछ बता पाओगे उस प्रोडक्ट के बारे में? अभी आप कितनी प्रोडक्ट रन करते हो और कौन सी टाइप के प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में है? सो अभी हम लोग ग्राफिक डिजाइन एंड मार्केटिंग डोमेन में ही अराउंड 6 प्रोडक्ट्स वी आर रनिंग. जो 6 डिफरेंट डोमेन्स है उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि वो बड़े स्केल हो सकता है. सो फर्स्ट इज डिजाइन विज, दैट इज प्योरली फॉर द US मार्केट वेयर बिजनेस ओनर्स कैन क्रिएट एड्स यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म. That is completely web platform. So design viz is first product. Then One Invite, that is again related to invitation and event industry. If you want to do some events, whether it is corporate or personal, you can use One Invite to create an invitation as well as completely do RSVP within the products. So that you can use for the One Invite. Then again, we have one PlanViz that is recently we launched. It is completely productivity app. Nowadays everyone are distracted in the digital world, right? Correct. You are completely out of your focus when you touch your phones or digital assets, right? So we thought, okay, how can we convert
our own self and how can we solve this problem for us. Then we built Planviz internally, and we started to use internally as a team where we write our own planning. We use our own digital journaling. So that product we started as internally, but we thought, okay, this is very good. So we recently launched in the market. So that is completely for planning and journaling kind of product, you can say. Then there is the Postviz. It is social media scheduling software. So once user create designs in DesignViz, they can use this software to schedule in the different medias. Then again, design and marketing, we have Lisi.menu that is purely for the restaurant industry, where they can create a digital menus. It is very unique problem that we solved in the market. It was very hard to restaurant to create menu, and again very, very hard to update it. So we created complete digital experience to designs and update their menus. So these are the products that I've shared that we currently focusing on majorly. Great. So जैसे कि आपने बताया आप 6 प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, राइट? आई एम श्योर प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए यू विल हैव लॉट्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप उस पे क्या बता पाओगे कि अभी जो आपकी टीम साइज है वो कितनी है और उसमें कौन से डिपार्टमेंट प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं? So basically, to manage these all products, we divided complete company into different product segments. So हमारे पास around अभी 110 people की टीम है. उसको 12 डिपार्टमेंट में हमने डाइवर्सिफाई किया हुआ है. Great. So let's say one unit which is working on one product, they have a different 12 departments associated with that products. Okay. So start with project manager, where they will collect the requirements, talk with the customers, and then there is a UI UX team who especially work on the designs of the product. Then different technology team like Android, iOS, web, backends, and then quality assurance team, and then उसके बाद digital marketing and digital designs creation team, and last but not least is our customer support team. करेक्ट. सो जैसे आप 110 लोगों की टीम मैनेज कर रहे हो प्लस 6 प्रोडक्ट रन कर रहे हो, तो आई एम श्योर ऑटोमेशन विल बी यू कैन से बिगेस्ट वेपन फॉर यू. सो इफ यू कैन हाईलाइट समथिंग ऑन दैट कि आपने कौन सी चीज क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेट करके रखी हुई है जो आपको हेल्प कर रही है 6 प्रोडक्ट मैनेज करने में विद द स्मॉलर टीम 110 पीपल की टीम साइज, बिकॉज रनिंग वन प्रोडक्ट इट्स बिग टास्क. सो आप 110 टीम के साथ वेरी एफिशिएंटली उसको मैनेज कर रहे हो. तो ऐसी कौन सी ऑटोमेशन है जो आपने इंप्लीमेंट करके रखे हुए हैं? So basically, जैसे मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि our thought was very very clear. We need a small team, but our outcome will be 10x from that team. So हमने बहुत सारी चीज डे वन से ऑटोमेट की हुई है. For example, on an average per day, we receive more than 300 unique customer support tickets. Okay. Across the globe. Right. Sometimes in majority in night time. Right. So it was very hard to manage all the tickets on even different languages. Correct. Because our product has been used by customer across the 170 countries. Correct. So it is very hard to understand all that languages and all that time zones. So we automated our complete support system, where we whatever the tickets we get, we completely automate that based on our knowledge and based on the AI currently we have implemented. So that is completely automation process. So we easily manage all these 300 tickets using the automation. तो अगर उसमें कुछ हम और डीप डाइव करें, आप जैसे बोला कि आपको 180 कंट्रीज से टिकट्स आ रहे हैं, so 300 इज बिग नंबर टू मैनेज एज अ सपोर्ट रिक्वेस्ट, और आपने उसको एआई से ऑटोमेट किया हुआ है. इफ यू कैन हाईलाइट कि आपको क्या प्रोसेसेस उसमें इंप्लीमेंट की हुई है, अगर आज मेरा सपोर्ट ऑटोमेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? राइट. सो हम लोगों ने एआई से पहले भी 2018 हमने एल्गोरिदम लिख के पूरा ऑटोमेट किया था टिकट्स को. ठीक है. एआई के आने बाद वो चीजें इजी हुई है. So हमने ऑटोमेशन कैसे किया था कि कुछ टिकट्स का हमने सेगमेंटेशन किया कि ओके ये टिकट्स ऑलवेज रिलेटेड टू हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स. कुछ टिकट ऐसी थी जो यू कैन कंसीडर कि पेमेंट रिलेटेड टिकट्स थी. कुछ टिकट ऐसी थी जो टेक्निकली कुछ इश्यूज है उसके लिए थी. सो जो टिकट्स में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, ये फीचर्स कैसे यूज करना है, वैसी टिकट्स को हमने एक एल्गोरिथम लिख के पूरा ऑटोमेट कर दिया डॉक्यूमेंटेशन के साथ विथ वीडियोस एंड एवरीथिंग. ग्रेट. ठीक है. तो वो एक सेक्शन ऑटोमेट हो गया. सो आउट ऑफ 300 आप कंसीडर करो कि 20% टिकट मेरी कम हो गई क्योंकि वो ऑटोमेट हो रहा है. करेक्ट. सेकंड हुआ आपका पेमेंट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं. अगेन उसमें बहुत सारी चीज रिडंडेंट होती है, सेम ही होती है, तो उसको भी हमने ऑटोमेट किया यूजिंग द एल्गोरिथम्स. तो ऐसे जितनी भी टिकट्स आती थी उनको एक एक बकेट में हम लोग डालते थे कि कौन से बकेट में जा रही है. उस बकेट को हम ऑटोमेट करते थे.
ग्रेट, सो हमारे पास जो फाइनल टिकट्स आती थी वो ऐसी कुछ टिकट होगी जिसका हमने ऑटोमेशन नहीं किया हुआ है. करेक्ट. सो इट्स टू टाइम. 1 साल लगा हमें इस चीज को ऑटोमेट करने में, बट नाउ एवरीथिंग इज स्मूथ. अभी एवरी मंथ हम 2 to 3 यूज केसेस को ऑटोमेट करते हैं और सारी चीजें बाकी अपने आप चलती है. ग्रेट. सो आपने दो चीज इंटरेस्टिंग बोली. फर्स्ट, यू एनालाइज योर डेटा की कौन सी टिकट आ रही है, राइट. देन यू सेग्रीगेट दैट, एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट डूइंग ऑटोमेशन सेक्शन बाय सेक्शन, राइट. तो उस सेक्शन को ऑटोमेट करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, यू टेकन 1 year. राइट. अभी क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देन वी स्टॉप आफ्टर 2 or 3 मंथ और उसको फॉलो नहीं करते हैं. सो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो आपको प्रोसेसेस ऑटोमेट करनी है, इट विल टेक अ ईयर टाइम फ्रेम, 6 to 9 मंथ आपको वहां पे लगना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेट हो सकती है, राइट. एंड प्लस जैसे कि आप बोल रहे हो कि 110 लोग इतनी सारी प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हो, तो आई एम श्योर योर प्रोडक्टिविटी विल बी हाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए आप ऐसे कौन से टूल या ऑटोमेशन सेटअप किया हुआ कि जहां से आपको लगे कि हाँ, जो भी काम कर रहा है, इज लेट्स से 100% प्रोडक्टिव और इट्स ट्राइंग टू गिव द बेस्ट, और जो प्रोडक्टिविटी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आ रही है. राइट. सो इनिशियली हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं थे, बट प्रोडक्ट्स में जैसे जैसे हमारी टीम स्केल होती गई, आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि हमें चीजें मैन्युअली नहीं करनी है. सो वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट लक बाय चांस वी talk with each other and you are also building Superwork as a product, so we thought, okay, why not implement product which is built by the one of the founder within the Surat, right? So हमने Superwork को implement किया क्योंकि वो सारी चीजें हमारे साथ मैच हो रही थी. और एज अ you also work in the service sector as well as product sector, right? So मेरे लिए ये चीज इजी थी कि मुझे सामने वाले को लर्न नहीं करवाना है. Correct. कि भाई ये चीजें मुझे प्रोडक्ट में चाहिए. Correct. So that's why we immediately took your product and implemented within our company. And now अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूज केसेस में हमने पूरी चीज ऑटोमेट की हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन सर्वर अपडेट करना है जिसमें मिनिमम 10 लोगों के अप्रूवल चाहिए हमारे पास, तो वो चीज को हमने एक वर्क फ्लो में ऑटोमेट किया है कि आप टिकट पर्सन बाय पर्सन वर्क फ्लो में आप अप्रूव करते जाओ, नेक्स्ट पर्सन अपने आप सिलेक्ट होता जाएगा, और लास्ट में जब टिकट क्लोज होगी तो यू आर 100% सेटिस्फाइड कि कोई भी एंटिटी, जो भी 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट मैंने जो बोले, वो सब सेटिस्फाइड होंगे वो अपडेट से. करेक्ट. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक ऑटोमेशन ऐड करोगे. तो हमने ये सुपरवर्क एक सॉफ्टवेयर है, देन अगेन खुद का एक कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर है, वो दोनों का कोलैबोरेशन करके हम ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है. ठीक है, दैट इज वन, दैट इज रिलेटेड टू वेरी क्रिटिकल थिंग, दैट इज प्रोडक्शन अपग्रेडेशन विद इन द टीम. अगर आप किसी को टास्क असाइन करते हो, फिर उसको मेजर करते हो, वो सब चीजों के लिए हम आज सुपरवर्क की यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो कोर रिक्वायरमेंट थी वो सारी उसमें फिलफिल हो रही है कि ओके, कोई टास्क पे कितना हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं. इन प्रोडक्ट यू डोंट हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम. आप कुछ चीज को 10 घंटे में भी बना सकते हो, 100 घंटे में भी बना सकते हो. यू हैव टू स्टॉप समवेयर योरसेल्फ, राइट? सो वो हम सुपरवर्क में इजीली सेटअप कर पाते थे कि हमारा डेडलाइन ये है, हमारा यही रिक्वायरमेंट है. देन द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज ब्लॉकेज, कि मैं अगर डिले करूंगा तो आगे की कौन सी टीम ब्लॉक होगी, वो सॉफ्टवेयर ही बता देता है कि अगर मैं डिले करूंगा तो आगे इतने लोग डिले होंगे. करेक्ट. और दूसरा कि मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, वो भी सिस्टम बताएगा. करेक्ट. तो सुपरवर्क का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हम सारी चीजें इम्प्लीमेंट किया हुआ है कंपनी में. तो कुछ भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो एजाइल प्रोसेस हम कुछ भी स्प्रिंट रन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं और सॉफ्टवेयर इटसेल्फ रन होता है. वी डोंट हैव टू वरी कि भाई ये होगा कि नहीं होगा. As a founder, to be honest, I just have to check one dashboard कि कहाँ पे हम लोग, हमारा लश्कर कहाँ पे लड़ रहा है मार्केट. So I glad we were able to help you. I didn't expect आप Superworks बोलोगे. So I mean sure, because you using lots of tools in organization, right? तो जैसे कि अब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो, आपने एक चीज भी बीच में बोली कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी टीम क्या कर रही है, और जो आपका रोड मैप है, जो प्रोडक्शन है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? लेट्स से हो गया. अभी हर एक बंदे का अप्रेजल आएगा, हर एक बंदे का उसका KRA KPIs डिफाइन किया होगा. तो ये जो प्रोसेसेस है, क्योंकि मैं जितना ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ, अगर वो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन वापस नहीं देगी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, राइट? द पर्सन विल बी गेट मोटिवेटेड, वो साथ में रहेगा नहीं. तो टीम रिटेन करने के लिए उसका क्या मंत्र है आपका, प्लस टीम को मोटिवेट करने के लिए, प्लस टीम के KRA KPIs मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? So mostly every year in March we define the goal. So हमारा लेट्स से 5 years का गोल तो ऑलरेडी डिफाइन होता है. एवरी मार्च वी रिवाइज कि ओके 5 साल में यहाँ पे पहुंचना है, तो ये साल इतना करना पड़ेगा. देन वी डिवाइड दैट लार्जर गोल टू KPIs टू एवरी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एंड देन एवरी डिपार्टमेंट डिवाइड देयर KPI टू एवरी इंडिविजुअल डेवलपर्स. सो वही उसी चीज को हम एवरी मंथ ट्रैक करते हैं,
यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर एंड एज आई मेंशन सुपरवर्क के उसमें भी हमने माइलस्टोन डिफाइन किए होते हैं Correct. कि ये साल में हमें यहाँ ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ये सेक्टर को हमें सर्व करना है। करेक्ट। तो माइलस्टोन एज वो मार्च में ऐड कर ही दिया है हमने सॉफ्टवेयर में। देन हम एवरी मंथ उसको रिव्यू करते हैं कि हम लोगों को ये करना था, कहाँ पे पहुंचे कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ शो मी कि भाई कहाँ पे पहुंचा है। और उसमें मतलब माइलस्टोन में एक अच्छा फीचर्स है कि आप उसमें प्रोग्रेस देख सकते हैं, आउट ऑफ 100 कहाँ तक पहुंचे। करेक्ट। ठीक है, तो एज अ फाउंडर आई एम वेरी वेरी क्लियर कि भाई ओके टीम कहाँ पे जा रही है और कैसे जा रही है। करेक्ट। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडरशिप स्टाइल होता है। सो इफ वी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, डेलीगेशन एंड कंप्लीट ऑटोनोमस, राइट? सो उस 3 जो लीडरशिप मैनेजमेंट है इन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसमें से कौन सा फॉलो कर रहे हो और उसको वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है सब कुछ चीज ऑटोमेशन करने में? ठीक है, हम लोग हाइब्रिड करते हैं। हमारा जो वर्क स्ट्रक्चर है वो भी मैट्रिक्स वर्क स्ट्रक्चर है, तो जो बेसिकली वो हाइब्रिड है। सो बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो साइलो मोड में चल रहे हैं, जो कंप्लीटली ऑटोनोमस है। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट प्रोडक्ट एट ऑल बिकॉज वहां पे सारी चीजें सेट है। उसके बाद सेकेंडरी जहाँ पे कुछ हम नया इनोवेशन कर रहे हैं, वो पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे हम लोग सेकेंडरी जो लीडरशिप आपने बोला कि हम डेलीगेशन से चलाते हैं। आई डेलीगेट KPIs to my team and then they take care of the KPIs. So I don't have to do the micromanagement. We never do micromanagement. And personally, I don't believe और मेरी टीम को भी मैंने मना किया हुआ है, we don't want to do the micromanagement. प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा आउटकम है कि as a product company you have lots of freedom. Correct. Right? So I always say my team, enjoy that freedom. Correct. Because if micromanagement करोगे, there will not be freedom for you. Correct. So we just delegate and we enjoy the freedom. So आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको इनोवेटिव और कुछ अच्छी प्रोडक्ट बनानी है तो आपके टीम को आपको फ्रीडम देनी चाहिए होगी। Right. You cannot do micromanagement Right. when you are building a product. Right. और उसमें आपको ऑटोमेशन भी लाना पड़ेगा। Exactly. और उसको ऑटोमेशन भी चलाना पड़ेगा, फ्रीडम भी देनी पड़ेगी उसका क्रिएट आइडिया सोचने के लिए। Right. You have to do all the processes within an organization. अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स, आई मीन लेट्स से इट विल बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस विल बी इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई नया ज्वाइनी आता है, राइट? तो उसको आपके स्ट्रक्चर में लाने के लिए आप क्या सिस्टम और प्रोसेस उसको फॉलो करते हो? सो अगर अभी की क्या प्रोसेस है उसके समझने के लिए आप थोड़ा अब बैक जाओगे। जब हमारी छोटी टीम थी 25 to 30 पीपल, जब प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे, तब कोई भी नया आता था हम लोग क्विकली उसको ऑनबोर्ड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी छोटी टीम थी, सबको सब इन्फॉर्मेशन पता है। करेक्ट। राइट? धीरे धीरे जैसे टीम बड़ी हुई, लोग आना चालू हुए, देन वी फाइंड अ बिगर इश्यू इन द कंपनी। लोग अलाइन ही नहीं है, कुछ लोगों को कंपनी का विजन ही नहीं पता है। राइट? इवन दे डोंट नो, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं डेवलपर, दैट्स इट। करेक्ट। फॉर अस एज अ प्रोडक्ट कंपनी दिस इज वेरी वेरी शेमफुल फॉर अस। सो वी स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट कंप्लीट ऑनबोर्डिंग सिस्टम, जहाँ पे इंटरव्यू के टाइम से ऑनबोर्डिंग उनका स्टार्ट होता है। वेदर वो हमको ज्वाइन करे नहीं करे, इंटरव्यू में से ही हम लोग उसको ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद अगर जैसे कोई टीम मेंबर कंपनीज में आता है, अगेन सुपरवर्क में ही हमने बहुत सारी चीजें KPI में डाला हुआ है कि ये चीजें ऑनबोर्डिंग में करनी है। फिर हमारा खुद का एक 7 days का ऑनबोर्डिंग का एक करिकुलम है, उसमें हम नॉन टेक्निकल चीजें सिखाते हैं पूरी। अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जेन जी एट वर्क, राइट? तो उसके बारे में जो आप नए लोग रिक्रूट कर रहे हो, नए लोग ऑनबोर्ड कर रहे हो, और जो आगे के आपने रिक्रूट किए, ऑनबोर्ड किए, उसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? और अभी के ट्रेंड के हिसाब से जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे सर्वे बोल रहा है कि जेन जी डोंट हैव दैट मच फोकस टाइम एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, और दे आर गुड विद वर्क आल्सो, वी डोंट से कि वो अच्छे नहीं है, राइट? बट दे आर गुड विद वर्क आल्सो एंड दे हैव देयर ओन चैलेंजेस ऑन प्रायोरिटीज। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो और आपने क्या उसका ट्रेंड और क्या आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है? Got it. So basically, मेरे लिए आप Gen Z बोलो या कोई और जनरेशन बोलो, human are human. If you read the history, human are human, right? So हम लोग ये वेरी सिंपल, हमारी कोर वैल्यू है सिंपलिसिटी, तो हम चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं। Gen Z हो तो उनको क्या चाहिए, how they complete their KPI, that is the most important for us. उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी सीट पे बैठ के क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, मेरे को सोफा चाहिए। देन वी गिव देम, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि भाई आप आउटकम करके दो। करेक्ट। राइट? सो उनके लिए कुछ चेंजेस कंपनी में लाने पड़े। जैसे हमारा पहले फ्लेक्सी टाइमिंग नहीं था, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सो हमने बोला ठीक है,
वी आर ओपन फॉर दैट, बिकॉज सी आप अगर टाइम के साथ नहीं चलोगे तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे. करेक्ट. Because see nowadays I cannot go to bottom line and मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकता. करेक्ट. So I want to understand कि लोगों को क्या चाहिए. So हम periodically सर्वे रन करते हैं, टीम को पूछते हैं कि क्या चाहिए, and they share कि हमें ये चीजें चाहिए, and we provide them, and then they ask for the outcomes. So आपने एक अच्छी चीज बोली कि विद द टाइम आपको जो लग रहा है कि मेरी टीम को ये रिक्वायर है, Right. ये करना चाहिए, Right. अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, Right. एंड यू डिड दैट, एंड Exactly. बेस्ड ऑन दैट यू गेटिंग अ गुड आउटपुट कि भाई हाँ लोग हो रहे हैं, लोग क्रिएटिव आउटपुट दे रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, एंड यू हैप्पी विद दैट. सो Right. जैसे आपने एग्जांपल दिया फ्लेक्सीशिप थ्री ने, आपने फ्लेक्सीशिप इंप्लीमेंट की. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट व्हेन यू हैव द 110 पीपल, राइट? आपको अगर 25 लोगों को समझाना है इजीली समझ जाएंगे, 110 को समझाना इज बिट डिफिकल्ट. Right. ग्रेट. आपने एक चीज और बोली कि आप सर्वे रन करते हो, राइट? तो हमने देखा है कि यू सर्विंग द 20 million plus users and plus your client satisfaction ratio is 99 plus, Right. right? तो ये जो नंबर से एक फाउंडर के लिए ड्रीम होता है कि भाई मेरे भी ऐसे नंबर हो, ऐसे भी 99 प्लस का क्लाइंट मेरे सेटिस्फाइड हो. तो ये जो क्लाइंट फीडबैक लूप है, आप उसको कैसे चलाते हो और उसको कैसे मेजर करते हो कि मेरा जो ये हर एक कस्टमर है, हर एक क्लाइंट है, उस मेरे वर्क से और मैंने जो प्रोडक्ट दिया उससे सेटिस्फाइड हो? Right. So basically कस्टमर को सेटिस्फाई करना एट दिस स्केल ऑफ 25 million is very hard in terms of taking reviews, analyzing that. It is very hard. So we implemented automated system over there. कि जो भी कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम कुछ पीरियड के बाद जो स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क है, हम कस्टमर को एक फीडबैक के लिए पूछते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक हम उसको भी डिफरेंट बकेट में ऐड करते हैं. एंड फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, right? 4 and 5 star people who are satisfied with our product, we ask them what will be some unique things that you want in future. So that will help us to build a future product. Correct. And for 1 star, 2 star, 3 star, we ask them what are the use cases where you are not satisfied with our product. Correct. और हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जिनका काम एक ही है कि कस्टमर 1, 2, 3 स्टार में उनको 4, 5 में लेके जाना है. ठीक है, और वो आप कंटिन्यूस करोगे 2-3 साल, राइट? देन यू रियलाइज कि ये कैसे चलता है, और देन यू प्रेडिक्ट कि भाई ये चीज होने पे ये होने वाला है. सो हम लोग कस्टमर लूप को एक सॉफ्टवेयर में ही रन करते हैं पूरा. आज आप पूछोगे तो मेरे पास पिछले 9 साल के कस्टमर के फीडबैक्स आज भी है मेरे पास. आज भी मैं उसको रीड करता हूँ कि पास्ट में क्या हुआ था, और कस्टमर किस चीज से सेटिस्फाई थे, किस से नहीं है, राइट? उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन पे सारी चीजें रन करते हैं. सो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन से ही हम लोग पूरा इतना रिव्यूज मैनेज कर रहे हैं. आपने 2 चीज वेरी इंटरेस्टिंग बोली. एक आपने बोला कि ये कस्टमर फीडबैक लूप को इम्प्लीमेंट करने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे, और आपको लगे थे, राइट? एंड सेकंड, आप अभी भी जो डाउन द लाइन फीडबैक दिया गया है उसको रीड करते हो, राइट? राइट. सो विद दैट 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला जो टॉपिक है कि 2 से 3 साल लगेंगे, तो ये इतने तक का टाइम फ्रेम होल्ड करना, देखना, इम्प्लीमेंट करना, ये इतना शांति से करने का आप जो दिमाग है कहाँ से लाते हो? बिकॉज 2-3 साल रुकने के लिए इतनी पेशेंस होती नहीं कि वो ये मैं रुको और इम्प्लीमेंट कर. राइट. सी ऑनेस्टली, इफ यू सी द बिग products, big successful products, right? Even recently you take the example of Figma. They took 7 years to just release their product in the market. So 7 साल का वो पेशेंस कहाँ से लेके आए? Correct. Right? So I follow that kind of leadership. I read a lot about the through the books. So बहुत क्लियर है कि प्रोडक्ट्स बनानी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा. इट इज नॉट ओवरनाइट. ठीक है, अगर ओवरनाइट होता तो बहुत लोग कर लेते हैं. करेक्ट. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है हमारे लिए. यही सबसे टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज हैप्पी व्हेन लोग मुझे 1 स्टार देते हैं, क्योंकि उसने टाइम निकाला है मेरी गलती निकालने के लिए. करेक्ट. सो आप अगर ऐसी चीजें ढूंढ लोगे, आपके मोटिवेशन के पॉइंट, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, देन यू कैन सर्वाइव लॉन्ग. सो मेरे को 3 साल बहुत कम पीरियड लगा. Correct. और आज की डेट पे भी एवरी वीक मेरे पास टॉप 10 नेगेटिव रिव्यूज आते हैं थ्रू आउट द कंपनी कि कौन सी 10 चीज है जिसमें कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं है. So, I enjoy that. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. लोगों को 5 स्टार रिव्यू पढ़ने होते हैं, आप बोल रहे हो मैं 1 स्टार रिव्यू पढ़ता हूँ. So that's something interesting, because आप जब वो पढ़ोगे तब पता चलेगा कि मेरे को इम्प्रूव क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, मेरी प्रोसेस बेटर कैसे करना है. So that's one of the great insight in that. Second, आपने जो एक बोला कि हम लास्ट में पास में जाके भी रिव्यू पढ़ते हैं, राइट? तो ऐसे कुछ मोमेंट की जहां पे आपको लगा हो कि नहीं, मैंने कुछ अभी बनाया है, ये स्केल होगा,
ऐसा कुछ आपने पढ़ा हो, कस्टमर ने भेजा हो कि जहाँ आपको लगे कि आई एम प्राउड माई सेल्फ कि मैंने ऐसा कुछ बना दिया कि जो लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं? अभी हम Right. नेगेटिव रिव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम कमिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, कि जहाँ पे Right. आपको लगे कि हाँ अभी कुछ हमने बनाया है एज अ टीम, एज अ कंपनी वी विल ग्रो एंड दैट विल Right. गिव बिगर इम्पैक्ट इन द ग्लोबल, ऐसा कुछ आपने इम्प्लीमेंट करके या ऐसा कुछ पढ़ा हो आपने, इफ यू वांट टू शेयर? सो बेसिकली अराउंड 2020 लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हुआ था कि कुछ कस्टमर के रिव्यूज ऐसे आए कि जो दैट वाज आई ओपनिंग फॉर अस. नॉर्मली लोग हैप्पी विथ प्रोडक्ट्स शॉर्ट एंड रिव्यूज लिखते थे, बट कि फ्यू कस्टमर्स गिवन अस अ वेरी लेंथी स्टोरी अबाउट देयर बिजनेसेस. उनका बहुत क्लियर था कि लॉकडाउन में मेरे पास बिजनेस बहुत कम है, आई कैन नॉट अफोर्ड ग्राफिक डिजाइनर जिसको मैं बड़ी सैलरी दे पाऊंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट, राइट? करेक्ट. So वहाँ पे $40 per hour is average salary for the graphic Correct. designer. I'm saying minimum. Okay. So business owner का एक ईमेल आया हम पे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिससे मेरा इमीडिएटली काम हो रहा है. एक मेरा कॉस्ट सेव हो रहा है. दूसरा कि मैं अगर डिजाइनर के पास जाता हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन होगा, वो मेरे को कुछ वर्जन बना के देगा, मैं अपडेट दूंगा. इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days फॉर सिंगल डिजाइन. तो मैं बिजनेस करूं कि मैं डिजाइन बनाऊं? क्लियर उनका ऐसा एक रिव्यू था. Correct. So I thought, yeah, this is the biggest problem people have. As a founder, I also feel because मेरे को भी अगर कुछ एड्स बनानी है कंपनी के लिए, मैं डिजाइनर के पास जाऊंगा, समझाऊंगा, देन वो कुछ बना के देंगे, देन आई गिव फीडबैक्स. वो लंबी प्रोसेस होती थी. सो ये रिव्यू हमें क्लियरली लगा कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली हेल्पिंग पीपल टू स्केल देयर बिजनेस. बिकॉज फाउंडर के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी साइड एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मेरा एक क्वेश्चन था डाउन द लाइन, जिसका आप आई थिंक आंसर भी दे दिया, कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका आइडिया कहाँ से लाते हो, राइट? सो आई एम श्योर कि आपका ये जो फीडबैक था उसमें से डेफिनेट आपने एक प्रोडक्ट बनाया होगा, एंड दैट्स हाउ यू आर गेटिंग आइडिया ऑफ प्रोडक्ट, कि आप आपके अराउंड जो लोग आपके जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको देख के आप पूछ रहे हो कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर राइट नाउ व्हिच आई कैन सॉल्व. एग्जैक्टली, राइट? सो दैट्स हाउ माइट बी इट हैपन कि आपने एक प्रोडक्ट भी उसमें इंप्लीमेंट कर लिया. जैसे कि हम अभी B2B में, आप यू आर फोकसिंग ऑन B2B पीपल, राइट? तो आपका उसमें क्या टेक है कि स्टोरी टेलिंग, डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी अगर इंडिया में देखें, इट्स नॉट दैट मच ह्यूज कि जहाँ पे हर एक B2B बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस है, हर एक बिजनेस टेलिंग अबाउट द स्टोरीज, राइट? वो हो नहीं रहा है. तो आपको क्या लग रहा है कि उसको करना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट बिजनेस में हो सकता है? Right. So basically, see, one time you get a customer. ठीक है, honestly, people try your product once, right? But उसको retain करने के लिए you have to build their trust. In our case, लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करके उनका बिजनेस चला रहे हैं. तो अगर आप फाउंडर, आपको क्लियरली पता है, राइट, कि आपका बिजनेस चलाने के लिए अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेके आते हो तो यू हैव टू बी फाइंड ट्रस्टेड पार्टी. सो अगर मेरा सॉफ्टवेयर उनको देना है, देन आई हैव टू बी देयर highest trust person. So storytelling and digital presence give the trust to the customer. Correct. अगर मेरा digital presence है ही नहीं, how can I convince कि भाई मार्केट में मैं 10 साल से हूँ? Correct. How can I convince कि मेरे पास 25 million other industries के लोग यूज कर रहे हैं? So for that you need a digital presence and you need a story. Correct. अभी let's say अभी हमें पता चल गया कि B2B बिजनेस के लिए डिजिटल प्रेजेंस और स्टोरी टेलिंग और सब होना चाहिए. Right. 10 साल से एग्जिस्ट हो, वो भी आपको शोकेस करना है. तो जो अभी जो एआई चल रहा है, द एरा ऑफ एआई, राइट, उसके अंदर आई थिंक आई एम श्योर कि बहुत कुछ चीज ऐसी है, जैसे कि हम हमारे बिजनेस में अभी कंटेंट राइटर की might be we don't require 10 people, with the 2 or 3 people we can write a good content. 2-3 लोगों के साथ हम वीडियोस सब बना सकते हैं, राइट? तो आपको क्या लग रहा है कि जो जैसे हम फ्यूचर देख रहे हो, अभी जो करंट सिनेरियोज है, उसमें क्या चेंज होगा जब एआई आ जाएगा, एआई हर एक प्रोडक्ट में हर एक जगह पे इंप्लीमेंट हो जाएगा? सो व्हाट द ट्रेंड यू आर लुकिंग फॉर इन द मार्केटिंग एंड द डिजाइन स्पेस, कि जो एआई बहुत कुछ चेंज कर सकता है? सी एक चीज बहुत एआई आने के बाद इजी हो चुकी है कि यू कैन इजीली क्रिएट योर मार्केटिंग, राइट? इट इज वेरी वेरी इजी. इससे क्या होगा कि एवरी कंपनी विल डू द मार्केटिंग, राइट? पहले आप एक एड देखते थे, ऑन एन एवरेज आप 10 एड देखोगे. सो एक चीज अच्छी है कि लोग मार्केट कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, बट एट सेम टाइम अगर आप पूछोगे कि फ्यूचर होराइजन क्या होगा, राइट, तो आप देखो कि आज आप 10 एड्स देख रहे हो, पहले एक देखते थे, 10 देख रहे हो. हम 110% श्योर कि वो एवरेज आपका 20-25 एड्स पर डे का एवरेज हो जाएगा. एज ए ह्यूमन आप कहीं पे भी जाओगे, एवरेज 25 एड्स आपको देखने को मिलेगी, राइट? महीने का आप सोचो कितनी देखोगे, मिनिमम 75 एड्स, कितनी याद रहेगी आपको? करेक्ट.
सो फ्यूचर विल बी नाउ अगर आप यूएस मार्केट भी देखोगे तो लोग पीपल बिलीव ऑन एड्स विच इज पर्सनलाइज्ड, राइट, एड्स विच इज वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी फ्रेंडली टू यू। करेक्ट। सो हम यही एड्स को देखेंगे, यही कंपनी को हम अट्रैक्ट होंगे जो ये सब चीजें कर रही है। करेक्ट। सो एडवर्टाइजमेंट इज गुड बट यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि पर्सनलाइज एड्स और पर्सनलाइज मैसेजिंग जो आप कर सकते हो, राइट? तो कैन यू गिव एन एग्जांपल? लेट्स से मैं B2B बिजनेस चला रहा हूँ एंड आई वांट टू रन द पर्सनलाइज एड, या विद एआई, विदाउट एआई, तो उसको कैसे कर सकता हूँ, या आपका कोई प्रोडक्ट यूज करके कर सकता हूँ? व्हाट विल द प्रोसेस, व्हाट विल द स्टेप टू डू दैट रनिंग अ पर्सनलाइज एड? ठीक है। सो बेसिकली आप डिपेंड्स ऑन योर प्लेटफॉर्म कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में रन करना चाहते हो। मेजॉरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म गिव्स यू द ऑप्शन टू रन द पर्सनलाइज्ड एड। अगर आप एसेट्स के साथ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इन आवर केस व्हेन वी टारगेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, राइट, वी ओनली पुट that kind of assets in the real estate for the real estate ads. When we target, you can say e-commerce industries, right? तो हम e-commerce की ads उनकी languages यूज करते हैं। So ये सारी चीजें पर्सनलाइजेशन में आ गई, जो आप assets बना के कर सकते हो मल्टीपल लेवल पे। करेक्ट। तो जैसे डिजाइन विज हुआ हमारा एक प्रोडक्ट, तो वो मेजरली लोग उसी के लिए भी यूज करते हैं कि डिजाइन मेरा एक रहेगा, उसका जो मैसेजिंग है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में डिफरेंट बना होगा। एक ही डिजाइन में आप डिफरेंट मैसेज डाल के पर्सनलाइज कर सकते हो। ग्रेट। और आप इस मार्केटिंग एंड डिजाइनिंग सेगमेंट में यू आर द वन ऑफ द एक्सपर्ट, यू कैन से। तो अगर आपको कुछ ऐसा कहना हो और बोलना हो कि जहां पे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं B2B के लिए डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग, उसमें वो क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट हो, कि उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए कि इसकी वजह से उसके अगेंस्ट ये करना चाहिए कि जहां से उसको बड़ा इम्पैक्ट मिल सकता है? Okay, so I will share my experience, to be honest, because we'll run ads a very scale. So एक चीज हमने गलती की थी, वो थी कि हम लोग 10 रेफरेंसेस 10 कंपटीटर को देख के हमारे एड्स बनाते थे, राइट? That was, I think, bullshit. To be honest, the word bullshit is very very right for us because हमको पता ही नहीं हम किसको एड्स कर रहे हैं, right? Then we started with the reverse engineering. Okay, what kind of customer I need, what kind of problem I'm solving for the customer. Correct. That complete analysis we do, and then we build only one ad, which is very very personalized for my customers, right? And that is giving me a very good output. So अगर आप नए हो इंडस्ट्री में और आपको B2B के लिए एड्स चलाना है, यू मस्ट हैव टू सेगमेंट योरसेल्फ फर्स्ट कि मेरा ICP क्या है, आइडियल कस्टमर कौन है, उस आइडियल कस्टमर को कौन सी लैंग्वेज पता है, राइट? लैंग्वेज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मे बी हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजी। करेक्ट। ठीक है, टर्मिनोलॉजी उनको क्या पता है, और वही डायरेक्शन में आप उनके साथ कि ऐसी एड लेके जाओ जो उनको लगे कि यार दिस इज द समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। So that will give you the traction as compared to in this huge market. So when you say you're spending a lot on the ads, if you want to highlight like आप कौन से bracket में in the year you spending on the ads, and what will be the ROI if as a B2B looking for they can target कि इतना ROI मिल सकता है वहाँ पे? See, ROI is very generic term, to be honest. I always ask my team, if I spend this amount, what will be the ROI? Correct. Okay, but ROI is very very different for every use cases, every product. We run our ads in bucket of more than 2 million, where our focus is very very simple. We need at least 60% ROI, whatever we run the ads, right? Then we can survive in the market. So आप जब let's say $1 spend कर रहे हैं, so your goal is $1.6 वहाँ पे generate करना है, right? So I'm sure वो one shot में होगा नहीं. You might be taken time to lot do of that. iteration. So how much time you taken to go positive ROI? क्योंकि क्या होता है कि किसी ने ad start कर दी, 2 महीने चलाएंगे, 3 महीने चलाएंगे, बोलेंगे ROI नहीं आ रहा, चलो बंद करो, और जो कर रहे थे वो वापस करना स्टार्ट कर दो, right? तो वो जो processes है, जो time लगता है, ideally it differs business to business, I can understand that, but normally वो कितना time लगता है, कैसे iteration करना चाहिए, कितना patience रखना चाहिए कि वो वहाँ पे मुझे positive ROI मिले? See, ROI, honestly इसकी कोई डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज नहीं कि ये बेंचमार्क है कि 1 साल में हो ही जाना चाहिए, राइट? कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी है जिसको हमें क्रैक करने में 1.5 year लगा, okay, 15 months to just crack one single KPI, राइट? कुछ प्रोडक्ट ऐसी थी जिसमें हमें सिर्फ 3 महीने लगे। जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि जो 15 महीने लगे उसमें ICP क्लियर नहीं हो रहा था, करेक्ट,
हमारी एड्स कस्टमर को टच नहीं हो रही थी, करेक्ट, या प्लेटफॉर्म हम लोग गलत चूज कर रहे थे, राइट? सो ये बहुत सारे KPIs है जो आपको देखने हैं, बट यू कैन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल, और उसको आप KPI ट्रैक करते करते जस्ट कीप सिंपल थिंग्स कि एवरी मंथ आई हैव टू इम्प्रूवाइज माई सेल्फ 10%, राइट? अगर ये आप थ्योरी के साथ चलोगे तो हार्डली मतलब 6 मंथ लगेंगे आपको क्रैक करने में। एटलीस्ट आपको दिखेगा कि मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है देन यू कैन प्रेडिक्ट कि मेरे कितने टाइम में मेरा थ्रेशोल्ड आ जाएगा। करेक्ट, ओके। सो जैसे कि एक फाउंडर जो होता है, राइट, वो इंडिया में बना रहा है, उसको बेचना यूएस में है, ग्लोबल में है, राइट? मेजर चैलेंजेस ये होता है कि एज अ फाउंडर हम टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो बना लेते हैं, राइट? द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कि उसको मेरे को यूएस में जाके बेचना है, मुझे ग्लोबल बेचना है, तो दैट्स द हार्डेस्ट चैलेंज फॉर देम। Right, तो right. कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट टू डू दैट कि भाई एक साथ सब कुछ मत करो, दिस इज द फर्स्ट चैनल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, ये स्टेप है जिसको आपको फॉलो करके वो आप वहां पे पहुंच सकते हो। Right. So basically, very simple things. We keep everything very very simple. So आप प्रोडक्ट को बेचो ही मत. To be honestly, we never sell our products. We just help customer to solve their problems. ओके, ठीक है? So उससे ही आपको पता चल जाएगा. Let's say अगर किसी को invitation बनाना है, One Invite is one of the emerging brand in the US. So हम उसी कस्टमर को हेल्प करते हैं कि आपको ऐसा कुछ इनविटेशन बनाना है. Yes, we will help them. ओके, ठीक है? और हेल्प करने के बहुत सारे जरिए होते हैं. एक वो आपका पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड एडवर्टाइजमेंट से भी आप हेल्प कर सकते हो उनको. सेकंड हुआ SEO. These are the two major channel where we focus mostly. And then third हुआ कि आप उसको मे बी इन्फ्लुएंसर है, चैनल से आपकी यूट्यूब या कुछ भी जो आप वीडियो फॉर्मेट में दे सकते हो, राइट? एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप एज अ फाउंडर आपके पास अगर कुछ ऑडियंस है, दैट विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू टू इनिशियली ट्रैक द कस्टमर्स. एंड देन हमारे विजन में बहुत क्लियर है कि वी वांट टू बी अ कस्टमर ड्रिवन कंपनी. ओके, सो हम लोग हमारे कस्टमर को ही बोलते हैं कि इफ यू लाइक द प्रोडक्ट देन शेयर विद अदर पीपल. राइट. सो वी ट्राई टू कीप आवर प्रोडक्ट्स इन अ वायरल लूप. So, yeah. So my conclusion is very very simple. Don't sell them because जैसे हमने एक एनालिसिस किया कि मंथली आप more than 75 एड्स देखते हो, राइट? Correct. You don't gonna buy anything. और ह्यूमन नेचर आप देखोगे, आप कोई आपको बोलेगा कि ये बाय करो, यू विल नॉट बाय. Correct. अब ये बोलेगा ये मत खरीदना, तो आप खरीदोगे. Correct. राइट? और अगर कोई आपको हेल्प करेगा देन डेफिनेटली अगर उसकी प्रोडक्ट थोड़ी भी आपके लिए यूजफुल है ना, आप बाय करोगे. सो वी विल ऑलवेज हेल्प आवर कस्टमर Correct. थ्रू डिफरेंट चैनल्स. So, अगर आज हमें ऐसा बोलना हो कि हम 2025 में बैठे हैं, तो ऑप्टिमम ग्रुप कहाँ पे है, व्हाट स्केल ऑफ रेवेन्यू दे डूइंग, और नेक्स्ट 5 साल में आपको क्या करना है? So basically currently we are around 5 million ARR. So in future what we always keep things simple. So future में यही करना है कि how can we reach 1 billion customer and how can we help them in their daily life using our products. So this is our goal only. तो डाउन द लाइन आप क्या सोच रहे हो कि ऑप्टिमम ग्रुप IPO लाएगा नेक्स्ट 5 years में? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बट we are not thinking as of now where we will do IPO or not, but we are very very compliant with the IPO process. So if it is needed, then we definitely will do that. और एक चीज आपने जो नंबर बोला, राइट, 10 साल हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट टू ऑप्टिमम ग्रुप. एंड वो प्रोसेस में जो स्केल था, राइट, आई एम श्योर कि पहले 1-2 साल ऐसा नहीं होगा कि बहुत सक्सेसफुल हो गए और हो गया. सो हम सोचते हैं एज अ फाउंडर जैसे स्टार्ट करते हैं कि भाई अभी हमने तो कुछ ऐसा गोल्डन माइंड ले लिया कि वो गोल्डन देना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो जर्नी थी आपकी, राइट, इफ यू कैन से कि वो पहले वो जो ग्रोथ हमें चाहिए वो कौन से साल में कैसे आया, और वो सबसे चैलेंजिंग ईयर कौन सा था और सबसे अच्छा ईयर कौन सा था? So see, always founder's journey is up and down, right? So for us, जैसे मार्केट में एंटर किया एज अ सर्विस कंपनी, इट वाज वेरी बैड पीरियड बिकॉज नई कंपनीज को बहुत चैलेंजेस होते हैं, राइट? देन वी गेट फ्यू गुड प्रोजेक्ट्स, उससे हमारा कर्व थोड़ा मतलब अपसाइड गया कि जहाँ पे हम लोग अच्छे से ब्रांड के साथ काम करना चालू हुआ. दैट वाज द आई थिंक गोल्डन पीरियड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ द सर्विस. देन वी at one level we reached the ceiling and then we went again down in terms of the scale. Then again we started as a product, so we started as zero. We not migrated our service to product business. We completely transformed. Decided, okay, next month we don't want to do service. Suddenly stop, zero revenue.
zero income from the service side, and we sell all this service contract to other companies. Okay. And then we started to focus on the product. So that was the burning point. If you want, to be honest, if you want to be successful in the product, you must have one burning point for you, right? So हमारे लिए burning point यही था कि funds तो है ही नहीं, जो करना है वो products में ही करना है, Correct. right? Service में जाना नहीं है. Correct. So that was the downtime. Then again our new ASCO started. COVID has helped us a lot because COVID में maximum हमें customer मिले. Okay. Right? And also we get a very good talent in the COVID. Great. So आपने ये 2018 से start किया. I'm sure you Yeah. entered in market in 2018. Right. It's been 7 years. So In products, it is in 7 products, right? years. So you start from zero again and reach to 5 million in the 7 years. You can right, say right. great success on that. So आपने एक चीज इंटरेस्टिंग बोली कि जहां पे आपने बोला कि एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है लॉन्डली एंड द जेव काउ जैसी Right. होती है, राइट? Right. तो जब आप काम कर रहे हो आपको बर्न आउट फील होता है, भाई अभी कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ डाउन है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो खुद को मोटिवेट रखने के लिए, या व्हाट इज योर प्रोसेस टू से नहीं अभी ये तो होगा ही, मैं वापस जाऊंगा, ये करूंगा? तो उस बर्न आउट टाइम पे आप उस फेज को कैसे निकालते हो? So I think every founder have a different ways to Mhm. come out of that burnout. So for me, it is very simple. I keep lots of things around me, which will always remind me what exactly I need to do by 2030. Right? So जैसे आप मेरा डेस्क देखोगे, मेरी कार में देखोगे, या मेरे घर पे कहीं पे भी मैं जाता हूँ जहाँ पे मेरा, so मैंने एक एनवायरमेंट बनाया हुआ है. अगर मैं बर्नआउट पे फील करूंगा मुझे चीजें ऐसी ही दिखेगी which will again boost me. ठीक है. Second, it is very clear on my side. Okay, this is the something I want to do. मुझे पता है कि इसमें डाउन टाइम आने वाला है. I very well know कि ये is हमेशा अप एंड डाउन कर्व ही रहने वाला है. So I do meditation specifically to clear my mind. I do lots of journaling. I write my thoughts and everything in my books to clear out my minds, to again gain the energy out of burnout. So आपने दो टॉपिक अच्छे बोले, वन इज मेडिटेशन एंड सेकंड इज जर्नलिंग. Right. तो आप क्या हाईलाइट कर पाओगे कि मेडिटेशन में आपने कैसे स्टार्ट किया? सो लेट्स से एज अ फाउंडर मुझे कुछ Right. स्टार्ट करना है एज अ मेडिटेशन, और मुझे Right. कुछ वो चीज करनी है, तो उसको कैसे स्टार्ट? बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इजी कि बोल दे मेडिटेशन करना है, आप नहीं. करना स्टार्ट कर दो, नहीं होता है. नहीं होता. Right. आपने ऐसा लाइफ में क्या किया, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जब जैसा आपको लगा नहीं अभी मेरे को ये मेडिटेशन, और एक लाइकिंग भी होती है कि भाई मेरे को जिम में जाना है, मेरे को जिम पसंद है, मेरे को योगा Right. पसंद है, मेरे को मेडिटेशन पसंद है, राइट? Right. ऐसी क्या चीज हुई, या आपने कैसा क्या एक्सपीरियंस किया कि आपको लगा कि नहीं अभी मेरे को मेडिटेशन करना है? So see, founder हमेशा burnout thoughts से होता है. ठीक है. बैंक बैलेंस है कि नहीं है, नो वन केयर्स. करेक्ट. उसका बर्नआउट हमें इतना वो नहीं लगता है. राइट. करेक्ट. वी ऑलवेज बर्न आउट फ्रॉम आवर थॉट्स. सो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरा प्रॉब्लम मेरे थॉट्स में ही है. करेक्ट. दूसरी चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं है, और उसका एक ही इलाज है मेडिटेशन. थॉट्स में आप किसी को भी देखोगे, इवन फाउंडर ऑफ द एप्पल स्टीव जॉब्स का यही था. जब डाउन टाइम था तभी उन्होंने ऋषिकेश आके सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग करके वापस से वो बाहर निकले. सो मेरा ये चीज क्लियर थी कि मेडिटेशन इज समथिंग दैट विल अगेन गिव मी बैक. राइट. सो मैंने उसके कोर्सेज करना चालू किया. इट इज वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने वो कोर्सेज किया, और कोर्सेज में इंस्ट्रक्टर को क्लियर बताया कि भाई मेरा ये वीक स्पॉट है. तो उन्होंने पकड़ लिया मेरे को कि ये इसको नहीं करने देना है. ठीक है. देन आई एंजॉयड दैट जर्नी कि भाई मेरे को पता लगा कि ओके मैं मंथली में जर्नलिंग करता हूँ, मेरे को पता चलता है कि मंथली में 15 दिन बर्न आउट होता हूँ. ये करने के बाद मैं अभी 5 ही दिन, दैट इज गुड फॉर मी. करेक्ट. वो मेरे को पसंद है नहीं पसंद है वो 2 नंबर की चीज है, लेकिन दिस इज गुड फॉर मी. करेक्ट. जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे को करना ही है. ठीक है. सो वो आप कोर्सेज करोगे, और फिर आपके साथ वो एक फ्रेंड सर्कल बनेगा वहां का. करेक्ट. दैट विल हेल्प यू टू बी इन दैट एनवायरनमेंट. तो आप दो चीज बोल सकते हो, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, एंड सेकंड आपको वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाना Right, पड़ेगा कि right. जहाँ पे आपको पुश Right. करेगा, आपको करना है. एग्जैक्टली. क्योंकि वो कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं होती है. हाँ. कैसे जोश में स्टार्ट तो कर देते कि भाई जिम में जाना है, पैसा दे Right, दिया, राइट, right. बट वो एक महीने के बाद कौन देगा वो पता नहीं है, राइट? सो Right. यू नीड टू बिल्ड दैट एनवायरनमेंट. राइट. आपने एक इंटरेस्टिंग चीज दूसरी भी आपकी कन्वर्सेशन में मैंने नोटिस की. यू सेड यू हैव दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको पता है कि 2030 में करना क्या है. राइट. सो एग्जैक्टली 2030 में करना क्या है? So 2030 is the year where we initially planned as a big year for us, right? We want to do the IPO by 2030 with good revenue and valuation both. We just not believe on creation of IPO. 2030 is the year where we have committed our team. Everyone get a good opportunity to grow, right? So that is the only reason 2030 we want to be public. So at least
we recognize in the world. It will be easy once you will be public. People easily give you the meetings and everything. करेक्ट. सो जैसे आप प्रोडक्ट सेक्टर में हो और प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हो, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि डाउन द लाइन जो अभी एआई ईरा है और जो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कैसी अपॉर्चुनिटी आएगी और उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? See, there are lots of different eras has been happened in the past, right? आप देखोगे कि one was the internet era. One was pre-internet era where no one know about the internet, right? So AI एक era है, right? आप उसके साथ अगर move होते हो, right? Then there is a lots of opportunities. Nowadays, average TAM of this market is in terms of trillions, right? So there are lots of opportunities in the IT field related to AI or non-AI, right? So if you find good problems and you solve it with technologies, then there is a very, very good opportunities. अभी लेट्स से कोई स्टार्ट कर रहा है जर्नी अपनी, सो यंग एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग अ जर्नी, उनको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस दोगे कि वो कैसे वो कर सकते हैं? See, सपना तो हमारा भी ग्लोबल ब्रांड्स बने, राइट, बट इट इज वेरी हार्ड क्योंकि 170 कंट्रीज में हमने फोकस करना चालू किया. वी डोंट नो, वी इवन नो हार्डली 4 to 5 लैंग्वेजेस, राइट, और वर्ल्ड के आप देखोगे इतने कंट्रीज में हाउ कैन यू सर्वाइव, राइट? सो आपको एक नीश से स्टार्ट करना है. फॉर अस वी स्टार्टेड विथ वेरी वेरी नीश, वन कंट्री एट अ टाइम, इन कंट्री आल्सो वन सिटी एट अ टाइम, राइट? देन यू एक्सपैंड योर प्रेजेंस. So आप narrow down से start करोगे, then it will be very very helpful for you to focus on your product and your customer, and then you can build a global brands. अब history भी देखोगे तो कोई भी brand ऐसा नहीं है कि suddenly global हो गया, right? ChatGPT भी आप देखोगे तो वो धीरे-धीरे start हुआ, now they are growing globally. Correct. So चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं. रेडी हो नीरव? एक ऐसा टूल जिसका आपका उसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होगा. You can say Gmail and calendar. एक टीम क्वालिटी जो आप उसको आप बहुत वैल्यू करते हो. Honesty. आपका फेवरेट ऑप्टिमम ब्रू प्रोडक्ट? Design base. स्टार्टअप या कॉर्पोरेट? Always startup. डिजाइन या प्रोडक्ट? In terms of in terms, let's say what you want to do, designing या product, sorry, marketing या product? marketing. That's wrap. Thank you very much Nirav for staying with us today and sharing an inspired story. आज के एपिसोड में हमने एक सिंपल सी चीज जानी कि जहाँ पे आप अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, विजन है और एक चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली आगे लेके जा रही है, तो सिर्फ उस चीज के पीछे चलते रहो, दौड़ते रहो, जो आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनाएंगी. तो आपको एक चीज और आपका डोमेन एक्सपर्टाइज और जो नॉलेज है आपको वो उसी के पीछे दौड़ना है और आपको आगे लेके वो सक्सेसफुल बनाएगा. और हमने एक चीज और देखी जो कंसिस्टेंसी, राइट, इन्होंने एक शेयर किया कि भी 2 years 3 years का टाइम लगेगा, यू डोंट नीड टू गिव अप. तो आपको गिव अप नहीं करना है. डाउन द लाइन फॉलो द प्रोसेसेस, फॉलो द सिस्टम्स कि जहां पे आप 2 साल 3 साल लगेंगे एंड वन ऑफ द डे यू विल गेट अ सक्सेस. तो आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो उस डोमेन में डीपली जाओ, इनसाइड लो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो, उस डोमेन पे आप दौड़ते रहो. एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास वो सक्सेसफुल डोमेन का नॉलेज होगा और सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी उसमें बना पाओगे. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विथ अस टुडे. लेट्स डू बिजनेस. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ कि जहां पे हम और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आएंगे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग.